साहब आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि जब हम आतंकवाद की बात करते हैं, रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आती है, उसमें साइबर सिक्योरिटी भी आती है, जिसकी बात आपने पहले भी की है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साथ खड़े होने की बात हम देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करें, हर जगह भारत का समर्थन करता दिख रहा है साइप्रस। लेकिन दोनों देशों के बीच भी जिस तरीके के आयाम है रक्षा और आतंकवाद से जुड़े हुए, कि आतंकवाद का सामना करने के लिए आतंकवाद रोधी कदम उठाने के लिए हमारे बायलेटरल या द्विपक्षीय संबंधों में कितना दायरा बढ़ता नजर आता है? देखिए, जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है तो भारत ने हमेशा इसको हर मंच पर उठाया है। हर बाइलेटरल विजिट में, चाहे वो राष्ट्रपति की हो, प्रधानमंत्री की हो, विदेश मंत्री की हो, हर देश के साथ ये मुद्दा उठाया जाता है और हर देश भारत के साथ जॉइंट कम्युनिकेट में भी आता है कि उसको आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए और कोई उसकी सहायता ना करे, कोई फाइनेंसिंग ना करे, कोई शेल्टर ना करे। पर जब भारत में एक बहुत दर्दनाक आतंकवादी घटना होती है पहलगांव में और भारत उसके खिलाफ एक्शन लेता है, जो खिलाफ एक्शन केवल आतंकवादी संगठनों के खिलाफ और उनके सरगनाओं के खिलाफ लिया गया, और जो संगठन खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, तब भी भारत हमने देखा कि बहुत देशों ने इसको भारत पाकिस्तान के मुद्दे के रूप में देखा और आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ लड़ाई के रूप में नहीं देखा। इसीलिए हमारे मल्टी पार्टी डेलीगेशंस को 30 देशों में भेजा गया। मैं समझता हूँ कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जितने हमारे मित्र देश हैं उनको हमें समझाना बहुत जरूरी है कि आतंकवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। आतंकवाद का गढ़ अभी पाकिस्तान में है। जो जो पड़ोसी देश है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान को आतंकवाद की समस्या पाकिस्तान से इस समय हो रही, तो उसको वहां से खत्म करना, समाप्त करना बहुत ही आवश्यक है। और इसमें जो भी भारत ने कार्रवाई की है वो बहुत टारगेटेड है और बहुत स्पेसिफिक है। तो दो चीजों पे आप समझिए कि भारत ने जो किया है वो बहुत ही परेशान होकर किया है, और जबकि और कोई चारा नहीं रहा तब किया है। तो इसमें आप भारत का पक्ष को समझें और उसमें जहां भी है, वो किसी भी मंच पर, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, उस पे भारत का समर्थन करें। एक लेवल तो ये है। दूसरा लेवल, जैसा कि कहा गया कि ये सब आजकल कोई क्रिप्टो करेंसी है, तरह तरह के नए रूप से जो पैसे का ट्रांसफर हो रहा है, जो आतंकवादियों के पास जाता है। और बहुत जगह ड्रग्स का पैसा भी है, और वो भी जो पूरी गैंग्स हैं, चाहे वो कनाडा में हो चाहे यूरोप में हो, वो ड्रग्स के थ्रू पैसा जनरेट करते हैं, और काफी पैसा वो आतंकवादियों के संगठनों के लिए चला जाता है। तो इसको ट्रैक करना बहुत आवश्यक है, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हर देश का चाहिए, साइप्रस का भी चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने साइप्रस का भी एक असेसमेंट किया था और उनसे कहा था कि वो कहा गया था कि वो ठीक है, वो सब जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, 18 रिक्वायरमेंट्स हैं, हर देश उनको माने, वो साइप्रस मानता है। पर इसमें बहुत बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है, और कि साइप्रस का और किसी मित्र देश का इस्तेमाल ना हो उनके बैंकिंग का और या उनके ट्रेड की जो चैनल्स हैं उससे ड्रग्स जाएं, और उनके थ्रू एक आतंकवाद का भी उनको सहायता मिले। तो ये लड़ाई तो लंबी लड़ाई है जी। आतंकवाद के खिलाफ। उसमें क्योंकि यूरोप में अभी कुछ दिनों में, एक आध दो साल में कोई बड़ी दुर्घटना आतंकवाद की नहीं हुई है, तो वो लोग थोड़ा भूलने लगे हैं, और ये दुनिया की शायद मेमोरी जो है वो कम होती है। अब अमेरिका भी भूल गया है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ था, और अब वो कहा गया वहाँ कि पाकिस्तान एंटी टेररिज्म में बहुत उनका समर्थक है। ठीक है, हर देश का अपनी नीति होती है, अपना असेसमेंट होता है। पर भारत का ये कर्तव्य है और ये हमारा
काम है, राजनीतिक हो, सब डिप्लोमेट्स हो, राजनेता हैं, जी तैल ये साहब, हमारे लेकिन जैसा आपने विश्व कहा कि अमेरिका का मानना है कि वो भूल गया है शायद कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, पाकिस्तान के पक्ष में बोलता नजर आता है अमेरिका, लेकिन वहीं भू राजनीति भी बदलती रहती है, क्योंकि इस वक्त अगर अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है तो इस वक्त पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप में कहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। तो ये इक्वेशन समीकरण लगातार बदलते हैं। लेकिन अगर हम एक और पक्ष की बात करें, आज के दौर की खासकर प्रधानमंत्री जिस तरीके से देश में इनोवेशन और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, साइप्रस जैसा देश भी चाहता है कि एक स्टार्टअप ब्रिज बनाने की बात हो रही है। इनोवेशन टेक्नोलॉजी में, एआई में तमाम क्षेत्र हैं जहां पर ज़रूरी है। विभिन्न देश, ये दोनों देशों की अगर हम बात करते हैं, दोनों देश किस तरह इस मोर्चे पर, आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, इस वक्त कुछ ताज़ा बातें हैं, कुछ दृश्य हैं जो अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया कि भारत और साइप्रस के बीच प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है, और इस वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कैसे दोनों देश सहयोग कर सकते हैं उन पर बहुत गंभीरता से विचार विमर्श किया जा रहा है। ये दृश्य आप देख सकते हैं, सीधे साइप्रस की राजधानी निकोसिया के ये दृश्य हैं जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जहां दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच के रिश्तों को क्या दिशा दी जानी चाहिए, कौन से सहयोग के नए अवसर हैं। भारत लगातार इस बात की संभावनाओं पर जोर देता रहा है कि कौन से नए क्षेत्र हैं जहां हम सहयोग कर सकते हैं, जो भारत की ताकत है वो कैसे वो साइप्रस के साथ साझा कर सकता है, साइप्रस में जो अवसर मौजूद हैं उनका भारत कैसे लाभ उठा सकता है, इस तरीके से कि दोनों देशों को एक दूसरे से लाभ हो। इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, जिन क्षेत्रों में काम पहले से चल रहा है उसमें और क्या गति, किस दिशा में क्या गति, क्या रफ्तार दी जानी चाहिए, और कौन से नए क्षेत्र हैं जहां पर सहयोग के अपार अवसर हैं, उन पर भी काम किया जाना चाहिए। और पहले भी इसको लेकर संकेत दिया जा चुका है कि चाहे हम डिफेंस की बात करें, डिजिटल की बात करें, एआई की बात करें, टेक्नोलॉजी, फिनटेक की बात करें, रक्षा सुरक्षा की बात करें, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ने को प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। अब जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, इसके दृश्य आप देख रहे हैं, इसके बाद दोनों देशों के बीच में क्या समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर होंगे, ये तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात, जो बड़ी बात निकलकर अभी तक सामने आई है, वो यही है कि दोनों देश चाहते हैं कि जो दोस्ती, जो मैत्रीपूर्ण संबंध, जो साझा मूल्य लेकर दोनों देश पिछले 6 दशक के अधिक समय से साथ चल रहे हैं, उन्हीं को और आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता इन मायनों में है कि दोनों एक दूसरे का हाथ थामें, एक दूसरे का सहयोग करें, और ताकि दोनों देशों को लाभ हो सके। साइप्रस भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, और भारत में साइप्रस की कंपनियों का बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़े तादाद है निवेश की, जिसको भारत के विकास में भी प्रयोग किया जा रहा है। और भारत के भी बहुत सी कंपनियां हैं जो साइप्रस में पहले से ही काम करती हैं। भारत के फिनटेक प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स वहाँ निकोसिया, साइप्रस के विकास में वहाँ पर योगदान देते नजर आ रहे हैं। भारत के छात्र हैं जो साइप्रस में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सहयोग, इन सब के माध्यम से इस सहयोग को और कैसे प्रगाढ़ किया जा सकता है, इसको लेकर इस वक्त प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के तहत इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति दोनों इस प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की अध्यक्षता करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज हम जानते हैं कि साइप्रस ने अपने सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा है, जिसे प्रधानमंत्री ने भारत और साइप्रस के बीच के मैत्रीपूर्ण संबंधों को ही समर्पित किया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच के सहयोग के अवसर या संभावनाओं से न केवल व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ विकास के विभिन्न आयाम को भी कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री लगातार नई तकनीक को लेकर देश में भी नई तकनीक के विकास पर काम करते आए हैं। ऐसे में जो भारत की तकनीकी स्तर पर दक्षता है, क्षमता है, उसको लेकर भी साइप्रस का कैसे भारत सहयोग कर सकता है, इसमें डिजिटल इंडिया की ताकत एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग के क्षेत्र के रूप में उभरती नजर आ रही है।
बात ये भी हो रही है कि भारत और साइप्रस के बीच में एक स्टार्टअप ब्रिज बनाया जाए, क्योंकि आज की युवा ताकत अपनी क्षमताओं के साथ स्टार्टअप्स के माध्यम से कैसे भारत में ही, जहां 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, कैसे विकास को गति देने में अपना योगदान दे सकते हैं, नई तकनीक को विकास के साथ जोड़कर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये तमाम बिंदुओं को देखते हुए ही, चाहे बात इनोवेशन की हो या स्टार्टअप्स की हो या टेक की हो या फिनटेक की हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, ये तमाम वो बिंदु हैं जिन पर सहयोग के अवसर तलाश रहे हैं दोनों देश। और इस वक्त जो वार्ता जारी है उसमें भी इन्हीं तमाम बिंदुओं पर गहन विमर्श जारी है, जिसके बाद कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। हालांकि दोनों देशों के बीच में काफ़ी समय से उच्च स्तरीय दौरे होते रहे हैं, चाहे वो हम सुरक्षा के स्तर पर कहें, चाहे हम विदेश मंत्री स्तर की बात करें या सचिव स्तर की बात करें, ये दौरे होते रहे हैं, जिसका मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के बिंदुओं पर पहले ही ग्राउंड लेवल पर काम होता रहा है। जिसके बाद जब अब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकर चर्चाएं करते हैं, तो उसी ग्राउंड वर्क को आगे बढ़ाते हुए समझौतों के रूप में वो सामने आते हैं। और तब उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों देशों के बीच में हो जाती है कि जो MOUs पर हस्ताक्षर हुए हैं उनको अब ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस दौरा, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले 2 दशक में साइप्रस के भी राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर आ चुके हैं। और अगर हम जैसे रक्षा क्षेत्र की सहयोग की बात कर रहे थे, तो चाहे हम एरो इंडिया की बात करें, वहाँ भी साइप्रस साथ में है, उन्होंने भी भागीदारी की थी। या हम जो डिफेंस अटैचे हैं जो कायरो में बेस्ड हैं, लेकिन वो साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग के क्षेत्र में बातचीत करते आए हैं। ये मात्र एक उदाहरण है जो ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में विभिन्न स्तर पर बातचीत और सहयोग के काम किस तरीके से रिश्तों में प्रगाढ़ता लाएं, कौन से क्षेत्र हैं जहां आगे बढ़कर दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। इस दिशा में काम पहले से ही होता रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भारत के प्रधानमंत्री की 2 दशक के बाद की यात्रा इन मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अब सहयोग की जो दशा दिशा दोनों देशों के बीच में तय होगी, वो आने वाले लंबे समय तक दोनों देशों के रिश्तों को परिभाषित करती नजर आएगी। और इसीलिए ये जो दृश्य हम आपको साइप्रस की राजधानी निकोसिया से लगातार दिखा रहे हैं, ये वो दृश्य हैं जो ये दिखा रहे हैं कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब अपने आपसी रिश्तों के साथ नए आयाम जोड़ने को तत्पर और प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तायल साहब और अंशु जी भी जुड़ी हुई हैं। तायल जी, सबसे पहले आप ही से ये सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि MOUs पर हस्ताक्षर होते हैं, सहयोग के क्षेत्रों को रेखांकित किया जाता है, उसके बाद काम किस तरीके से आगे बढ़ता है? देखिए, जैसा आपने कहा कि MOU प्रधानमंत्री के लेवल तक आने से पहले उन पर बहुत काम पहले ही किया जाता है। और हमारे विदेश मंत्री भी यहाँ साइप्रस आए थे, उनके विदेश मंत्री भी भारत आए थे। तो उसमें एक दूसरे की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और कहाँ कहाँ कॉम्प्लीमेंटेरिटीज हैं, कि कहाँ कहाँ दोनों देश मिलके साथ काम कर सकते हैं, जो कि दोनों देशों के लिए एक सक्सेसफुल रहे, या दोनों देश विन विन सिचुएशन जिसको कहते हैं, और दोनों देशों का उससे लाभ हो। और आजकल दुनिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का जो भी पहले एक खाका था कि आप गुड्स की ट्रेड करिए, और वो अब बदल रहा है और टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया बढ़ रही है, कि जो भविष्य में जो लोग, जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या तरह तरह की और एनर्जी चाहिए उसके लिए, बहुत मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात हो रही है, उसमें जो देश आगे होंगे वही, और उनकी जनता प्रॉस्परस रहेगी, और दूसरे देश जो उस रेस में पीछे रह गए तो शायद उनको वो भारी पड़ेगा। तो MOUs तो साइन होते हैं, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करने में कई बार तरह तरह की अड़चनें आती हैं। उसमें कहीं कहीं ब्यूरोक्रेटिक भी होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी बहुत एक जो पूरा एक वेब है, या यूरोपियन यूनियन में तो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह मुश्किल बनाए हैं कि एनवायरनमेंट है, कहीं लेबर लॉज हैं, कौन कौन से केमिकल्स आप यूज़ कर सकते हैं, तरह तरह के उन्होंने बहुत ही पेचीदा एक पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है।
उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पर भी यूरोपियन यूनियन सबसे आगे है, जिन्होंने उसको रेगुलेट करने का प्रयत्न किया है। वो शायद अच्छा भी है, पर इन सब चीज़ों में हार्मोनाइज करना कि दोनों देशों के बीच में जो भी कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है, स्टार्टअप्स की बात हो रही है, स्टार्टअप्स तो बिल्कुल नई दिशा में काम करते हैं, नए सोच के साथ आते हैं, और उसका रेगुलेटरी सिस्टम्स को उनके साथ साथ बदलना पड़ता है। वहाँ दोनों सरकारों का बहुत योगदान हो जाता है कि बड़ा क्विक रिएक्शन हमारे स्टार्टअप चाहते हैं, दुनिया के स्टार्टअप चाहते हैं कि जैसे ही कोई सोच आए और उसको वो क्रियान्वित कर सके, जल्दी से जल्दी उसको पूरी दुनिया को और उसका लाभ हो। तो किसी भी एमओयू के जब क्रियान्वयन में एक डायलॉग, जो भी स्टार्टअप्स हो या हमारे एक्सपोर्टर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनको अगर कोई सहायता चाहिए, कोई कोई अड़चन कहीं आ रही है साइप्रस के साथ या यूरोपियन यूनियन के साथ, उसको जल्दी से जल्दी वो सरकार को बताएं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को बताएं, सीआईआई वगैरह के थ्रू, और भारत उसको एक ऊंची लेवल पर साइप्रस में भी उठाए और यूरोपियन यूनियन में भी उठाए। तो इस तरह के जो कनेक्शंस जो बढ़ते हैं, इस तरह की जो यात्रा होती है, हाई लेवल यात्रा होती है, तो प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति से भी कभी भी अब वो टेलीफोन पे भी बात कर सकते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी साथ गए हुए हैं, वो बात कर सकते हैं। विदेश मंत्री वो हैं ही, हमारे एम्बेसडर भी हैं मनीष जी वहाँ। तो एक रास्ता, एक दरवाजा खुल जाता है हाई लेवल विजिट के बाद। और अगर एमओयूज या एग्रीमेंट साइन होते हैं राष्ट्रपति, साइप्रस के राष्ट्रपति के सामने, हमारे प्रधानमंत्री के सामने, तो उनके इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई अड़चन आती है तो उसको दूर करने में मैं समझता हूँ कि बहुत लाभ होता है इस तरह की वार्तालाप का, जी। और इस तरह कनेक्शंस का और कॉन्टेक्ट्स का, जो जी, हाई लेवल विजिट में, प्राइम मिनिस्टर लेवल विजिट में बनते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बहुत सारे भविष्य की योजनाओं के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार होता है जब राष्ट्राध्यक्ष इस तरीके से दौरे पर जाते हैं। अंशु जी, आपको क्या लगता है? समय वार्ता तो जारी है, लेकिन कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं दोनों देश देख रहे हैं? निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण वार्ता चल रही है ममता जी, और हम सभी ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से दोनों ही देशों के जो प्रधान हैं वो अब इस बात के लिए तैयार है कि कौन से ऐसे वो क्षेत्र हैं जिनमें अपार संभावनाएं हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। तो ममता जी, मुझे लगता है कि रक्षा सहयोग को लेकर के कुछ बड़ी बातें हमारे सामने आनी चाहिए, कूटनीतिक दृष्टि से भी और दोनों देशों के बीच में जिस प्रकार का विश्वास का संबंध रहा है उस दृष्टि से भी। और हम ये देखें कि 2022 से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इस एक क्षेत्र में रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए, किस प्रकार से एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये एक क्षेत्र मुझे नजर आता है। इसके अलावा हम देखें कि हम भारत की दृष्टि से और वैश्विक राजनीति की दृष्टि से इस यात्रा को देख रहे हैं, इस बातचीत को देख रहे हैं। हम देखें साइप्रस क्या चाहता है। तो साइप्रस की जिस प्रकार की लोकेशन है, जिस तरह का एक महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है, वो एक मैरीटाइम हब के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, और इसके लिए उसने अपनी एक स्ट्रेटेजी भी बनाई है। तो इसको लेकर के उसने अपने कुछ पोर्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको वो निरंतर उनके विकास पर ध्यान दे रहा है, ताकि न सिर्फ ट्रेड की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी वो इस पर काम कर सके। तो मुझे लगता है कि मैरीटाइम ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर दोनों ही देशों को संभावनाएं नजर आनी चाहिए, और इसको लेकर के भी कुछ हम बड़ा होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में लंबे समय के सांस्कृतिक संबंध हैं। तो इन सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाते हुए हम पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को कैसे और अच्छा बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, इसको लेकर के भी मुझे लगता है कि कुछ बातचीत हमारे सामने, कुछ निर्णय हमारे सामने, एग्रीमेंट्स हमारे सामने आ सकते हैं। और इसके बाद मैं कहूंगी कि आर्थिक क्षेत्र वो एक ऐसा क्षेत्र है जो दोनों ही देशों के बीच में बीते कुछ वर्षों में एक फोकस्ड एरिया रहा है। इसको लेकर के दोनों देशों ने बड़ा काम किया है, और निरंतर इस क्षेत्र में दोनों को सफलता भी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए चाहे लचीली आर्थिक नीतियों की बात हो या आपसी इस प्रकार के कुछ समझौतों की बात हो, ये इस प्रकार की कुछ बातें हमारे सामने आ सकती है। तो ऑल इन ऑल जी। कहूंगी कि रक्षा का क्षेत्र आप देखिए, टूरिज्म का क्षेत्र देखिए, शिप और
पोर्ट्स डेवलपमेंट की दृष्टि से देखिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड की दृष्टि से देखिए, पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को आगे बढ़ाने की दृष्टि से देखिए, अच्छा डिजिटल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने की दृष्टि से देखिए, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां मुझे लगता है कि दोनों ही देश इस वक्त फोकस कर रहे होंगे, दोनों प्रधान, और फिर आगे कुछ बेहतरीन परिणाम हमारे सामने आएंगे। जी ताल साहब, इसके साथ मैं ऊर्जा को जोड़ना चाहूँगी। आपको लगता है कि चाहे हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, क्या ये भी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देशों के बीच सहयोग की रुचि हो सकती है? सहयोग की रुचि तो अवश्य होगी, और भारत में तो बहुत काम हो रहा है ग्रीन जी। हाइड्रोजन पर, बहुत पैसे निवेश भी किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ, मुझे पता नहीं कि साइप्रस में किस लेवल पर रिसर्च है, पर वहाँ वो ज़रूर चाहेंगे कि भारत में जो भी रिसर्च हो या जो भी अगर वो इंडस्ट्रियलाइज होता है, कमर्शलाइज होता है, तो साइप्रस उसका लाभ उठाए। और मैं समझता हूँ कि ये जो मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात हो रही है, उसमें भारत बहुत तेज़ी से शायद आगे बढ़ेगा। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस सब के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो भविष्य की ओर देखें तो साइप्रस की भी ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत बढ़ेंगी। और भारत जिस तरह से बहुत ही फोकस तरीके से नए ऊर्जा के जो भी संभावनाएं हैं उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, मॉड्यूलर न्यूक्लियर हो, तो उसमें साइप्रस को अवश्य ही रुचि होगी। जी, और वैसे भी साइप्रस भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा है, तो सहयोग का एक अवसर वहाँ भी बनता है। लेकिन अंशु जी, डिजिटल की बात भी हुई है, और डिजिटल एक ऐसी क्षमता है भारत की जो भारत सबके साथ साझा करने को भी तैयार रहता है। खासकर यूनाइटेड पब्लिक इंटरफेस यूपीआई की बात करें तो विभिन्न देश इसको अपना भी रहे हैं। साइप्रस के सामने भी एक अवसर रहेगा या रुचि रहेगी साइप्रस की ओर से भी इसको स्वीकार कर लागू करने की? निश्चित तौर पर ममता जी, आप यदि डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र को देखें तो भारत ने पूरे विश्व को साबित किया कि कैसे उसने इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के माध्यम से और अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से 140 करोड़ के इस इतने वृहत विराट देश को और अलग अलग हमारी सर्विसेज को किस तरह से हमने डिजिटलाइज किया। और बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री अलग अलग विदेश यात्राओं पर अलग अलग मंचों से इस बात पर जोर देते हैं कि वे अपनी गुड प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो अन्य देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। तो आपने नवीकरणीय ऊर्जा को तो इस बातचीत में जोड़ा ही। निश्चित तौर पर डिजिटलाइजेशन एक ऐसा क्षेत्र है, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर दोनों ही देश कुछ आगे बढ़ सकते हैं, साथ में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये तमाम जो बिंदु हैं, हम चाहे इनोवेशन की बात करें, हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की बात करें, हम स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात करें, तो फिर वहां पर कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन एक मस्ट पॉइंट हमें दिखाई पड़ता है। तो डिजिटल तकनीक के माध्यम से कैसे अलग अलग सर्विसेज को डिजिटलाइज करके लोगों की जिंदगी आसान बनाई जा सकती है, कैसे पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाई जा सकती है, और कैसे आप अपनी चीजों को ग्लोबल लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा आपसी चर्चा का और संबंधों को आगे ले जाने के लिए। जी तायल साहब, अमूमन हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर जाते हैं तो उस समय जो भी MOU सामने आते हैं उनमें एक बहुत बड़ा बुलेट पॉइंट होता है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट का, जिसमें हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की भी बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं भारत के जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस मोर्चे पर भी कुछ नए पहलू सामने आ सकते हैं? देखिए, ये तो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी है, जी। और भारत का एक स्थान है। हमारे विद्यार्थी दुनिया में हर जगह जाते हैं और बड़ी अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं, वापस आते हैं। टूरिज्म, मैं समझता हूँ कि वो भी साइप्रस, ग्रीस तो बहुत लोग भारत से जाते हैं टूरिज्म में, कि साइप्रस भी जाएं, साइप्रस के लोग भी भारत आएं। जी और तायल साहब, इसमें आपको रोकना चाहेंगे, सीधे दृश्य निकोसिया से। Πριν της όποιας άλλης αναφοράς να εκφράσω τα ειλικρινή μου मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा सब साइप्रस के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री जी को और सभी भारतवासियों को जो हाल ही में दुर्घटना हुई थी, एयर इंडिया के प्लेन का क्रैश हुआ था। प्रधानमंत्री जी, साइप्रस के लोग आपके साथ हैं इस दुख के समय में, हम आपके साथ खड़े हैं। देवियों सज्जनों, ये हमारे लिए एक बहुत ही विशेष दिन है, एक बहुत ही στην Κύπρο
του ηγέτη της μεγαλύτερης δημοκρατίας στον κόσμο αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη των ισχυρών και ιστορικών δεσμών φιλίας, εμπιστοσύνης, ουσιαστικής ऐतिहासिक मित्रता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास है और हम एकजुट है, जो कि कई वर्षों से हम दोनों ही देशों के लोगों को एकजुट कर रहा है। साइप्रस और भारत के बीच के संबंध हमारे साझा ऐतिहासिक अनुभव और मूल्यों पर आधारित है, जिसने कि हमारे साझी संघर्ष रहे हैं स्वतंत्रता के लिए और हमारे लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। ये वास्तविकता तब बने क्योंकि हमें शांति, डायलॉग, सहयोग, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय नियम के लिए सम्मान पर विश्वास था, इसलिए हो सका। और हम दोनों ही देशों के बीच में एक बहुत ही स्पष्ट सामरिक ओरिएंटेशन है। हम लॉ ऑफ द सी पर विश्वास रखते हैं और ये निसंदेह हम अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उस का संरक्षण करने में विश्वास रखते हैं। हमने यूनाइटेड नेशंस की जो चार्टर है, प्रोटेक्शन ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज, डिपेंडेंट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी किसी भी देश की, और प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान हमें अवसर मिला है कई ऐसे विषयों के बारे में चर्चा करने का, जिसमें कि द्विपक्ष हमारे जो देश हैं उसके बीच के संबंध के बारे में बात की, भारत और ईयू के संबंध के बारे में बात की। इसके अलावा हमने एक क्षेत्रीय जो स्थिति थी और आईमेक के अंदर हमारी जो सहयोग है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, इसके बीच में हमारे सहयोग के बारे में भी बात की है और साइप्रस प्रॉब्लम के बारे में भी हमने बात की। हमारी जो द्विपक्षीय संबंध है उसके बारे में अगर मैं कहूँ तो जो हमारी राजनीतिक हमारी निकटता है और हमारे लोगों के बीच में जो अच्छे संबंध है, इसके अलावा हमने और अधिक विस्तार करने की सोची है सामरिक सहयोग में कई सारे क्षेत्रों में। और कल हम बहुत ही सफलतापूर्वक एक बिजनेस फोरम में भाग लिया, जिसमें कई सारे उद्यमियों ने भाग लिया और बहुत ही रुचि दिखाई। दोनों ही देशों के बिजनेस जगत के लोगों ने कुछ बहुत ही विशिष्ट घोषणाएं भी हो चुकी हैं। इस संदर्भ में आज हमने इस बात पे चर्चा की कि हम आपस में अपने व्यवसायिक और आर्थिक सहयोग को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ साइप्रस के लिए भी लाभदायक होंगे जो कि हम दे सकते हैं। हमारी एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसकी वजह से हम ईयू के जो बाजार है उसके प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकते हैं और भारत के पास अवसर रचना और प्रतिभाशाली मानव संसाधन है। तो मैं समझता हूँ कि और क्षेत्रीय और यूरोपियन बेस को हम प्रदान कर सकते हैं भारतीय व्यवसाय के लिए। हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के बारे में भी बात करी और कई विभिन्न मुद्दों पर सिनर्जी के बारे में, रक्षा सहयोग, संकट प्रबंधन, पर्यटन और नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं और हम सहमत हुए इन सभी क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करने, ताकि हम विशिष्ट परिणाम दे सकें, ठोस परिणाम। और जो हमारी संयुक्त घोषणा है जिसको हम आज अपनाने जा रहे हैं, ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है और ये एक इस बात का प्रमाण भी है कि हम राजनीतिक तौर पर हमारी इच्छा शक्ति का, हमारी प्रतिबद्धता का, ताकि कि हम अपने सामरिक संबंधों को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं। देवियों और सज्जनों, प्रधानमंत्री के साथ हमें अवसर मिला कनेक्टिविटी के विषयों पर भी बात करने के लिए। एक देश के रूप में साइप्रस 3 महाद्वीपों के बीच है और हम भारत की साझेदारी को बढ़ाना चाहते हैं। क्षेत्रीय पहलुओं में हम शांति, स्थिरता, समृद्धि और सतत विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र के रूप में और हमारा जो देश है, हम भारत के बहुत निकट हैं, सबसे निकट राष्ट्र है यूके और हमारी इच्छा शक्ति है, हम चाहते हैं कि हम सभी पहलों को अमल करें और आईमेक जैसा एक कॉरिडोर जो है जिससे हम भारत से जुड़ सकते हैं। भारत
और मध्य पूर्व के माध्यम से हम भारत को यूरोप के साथ जोड़ सकते हैं आईमेक कॉरिडोर के माध्यम से। जहां तक ईयू और भारत के संबंध है, मैंने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि जब साइप्रस ईयू परिषद की अध्यक्षता संभालेगा तो हम बहुत एक प्राथमिकता देंगे ईयू और भारत के साथ संबंधों को, और हम बहुत योगदान देंगे ताकि हम इस सामरिक साझेदारी को हम और बढ़ा सकें। और हम एक महत्वाकांक्षी एक समझौता करना चाहते हैं, एक मुक्त व्यापार समझौता भारत और ईयू के बीच में, जिसका हम अपने आर्थिक संबंधों को और राजनीतिक संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया है कि काउंसिल ऑफ यूरोप यूनियन की जो अनौपचारिक बैठक होगी, जो कि साइप्रस में होगी अगले वर्ष, हमने इसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। और हमने प्रधानमंत्री को साइप्रस समस्या के बारे में भी उनके साथ बातचीत करी। हम तुर्की के जो है अवैध जो कब्जा है इसको समाप्त करना चाहते हैं, और हम साइप्रस गणराज्य का गहरा आभार व्यक्त करना चाहते हैं भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, उनके समर्थन के लिए। साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति उनका समर्थन और हमारे पुनः एकीकरण के लिए, क्योंकि वर्षों से भारत ने ये रुख अपनाया है। और अब मैं सार्वजनिक तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जो हमें समर्थन मिला है भारत से, जो यूनाइटेड नेशंस की शांति रक्षा बलों में, इसमें भी भारत का योगदान है। और सैकड़ों जो है भारत के शांति रक्षकों ने सेवा करी है यहाँ पे, और इस वक्त भी सेवा कर रहे हैं बहुत ही समर्पण के साथ। प्रधानमंत्री की जो यात्रा है साइप्रस में, ये पहली यात्रा है जो हाल के बहुत ही कायराना जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में। और मैं सार्वजनिक तौर पर एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि साइप्रस गणराज्य का पूरा समर्थन है भारत के साथ। हम भारत के साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई में। आतंकवाद के हर रूप से लड़ना है, आतंकवाद को हम स्वीकार नहीं कर सकते। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं ताकि हम सुरक्षा प्रदान कर सके आपके नागरिकों को। प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो यात्रा है साइप्रस में, ये यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। भारत और साइप्रस के बीच जो सहयोग है एक बहुत ही इसके लिए एक नई गति हमने इसको प्रदान किया है। हमारी संबंध जो है हमारे साझे मूल्य पर आधारित हैं, और हमने जो लक्ष्य तय किए हैं इनसे हमारे दोनों देश के लोगों को लाभ मिलेगा। और भू राजनीतिक और स्तर पर, यूरोप के स्तर पर भी सबको लाभ मिलेगा। हम साइप्रस के लोगों की ओर से आपका स्वागत करते हैं, और गहरी मित्रता के हमारे भावनाएं हैं आपके प्रति। और साइप्रस और भारत एक साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे, अपने सहयोग को सभी क्षेत्रों में मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है यहाँ पे। योर एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। कालिम मेरा। सबसे पहले मैं भव्य स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए राष्ट्रपति जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। कल जब से मैंने साइप्रस की धरती पर कदम रखा है, राष्ट्रपति जी और यहाँ के लोगों ने जो अपनापन और स्नेह दिखाया, वह सीधे दिल को छू गया। अभी कुछ देर पहले
मुझे साइप्रस के इतने बड़े सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान केवल मेरा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और साइप्रस की अटूट मित्रता की मोहर है। इसके लिए मैं एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, साइप्रस के साथ हम अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के मजबूत आधार है। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। ये समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन, इस भावनाओं को जीवंत रखा है। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। फ्रेंड्स, 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है और ये आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। अपनी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। कल राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है।
साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन में साइप्रस हमारा विश्वसनीय पार्टनर है। अगले वर्ष साइप्रस की यूरोपियन यूनियन अध्यक्षता के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में भारत और ईयू संबंधों में नए आयाम जुड़ेंगे। वीएन को समकालीन बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स को लेकर हमारे विचारों में समानता है। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम आपके आभारी हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। आशा करता हूं जल्द ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। एक बार फिर इस विशिष्ट आतिथ्य और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये दृश्य देख रहे थे सीधे साइप्रस की राजधानी निकोसिया से, जहां दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी बात सामने रखी, जिसमें एक संकेत ये ज़रूर मिला कि किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के लिए सहयोग करने, एक दूसरे के साथ सहयोग करने के साथ साथ रिश्तों को और प्रगाढ़ करने को भी प्रतिबद्ध नजर आए। कुछ बड़ी बातें आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, जो आतिथ्य उन्हें दिया गया, उन्होंने उसको लेकर ज़रूर कहा कि उनके आतिथ्य ने, लोगों ने जो स्नेह दिखाया वो दिल को छू गया है। तमाम बड़ी बातें सामने रखी गई, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि जहां एक और साइप्रस के राष्ट्रपति के द्वारा ये बात की गई, प्रतिबद्धता, इस बात को लेकर आश्वस्त किया गया कि यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष बनने पर जो भारत के कंसर्न्स हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। और साथ ही जो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की अगले वर्ष बैठक होनी है, जब साइप्रस अध्यक्ष बन जाएगा यूरोपीय संघ का 1 जनवरी से, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। तो वहीं साथ ही प्रधानमंत्री ने भी साइप्रस के राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण दिया है। इस वक्त हमारे साथ अंशु जोशी जी लगातार बनी हुई हैं। अंशु जी, हम लगातार ये बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से दोनों देश अपने संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। जो बातें दोनों राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा कही गई हैं, उनसे क्या बड़ा संकेत और संदेश आपको लगता है महत्वपूर्ण है? आपका शायद म्यूट है, एक बार देख लें अंशु जी। जी,
ये देखना बड़ा सुखद रहा कि हम भारत और साइप्रस के द्विपक्षीय संबंधों पर लगातार चर्चा कर रहे थे और वर्तमान वैश्विक राजनीति के परिदृश्य में कैसे दोनों साथ में बढ़ सकते हैं, द्विपक्षीय स्तर पर भी बहुपक्षीय स्तर पर भी। और यही संकेत, यही बात दोनों ही देशों के प्रधानों ने, जो दोनों के प्रतिनिधि मंडल अभी मिले हैं, उनकी वार्ता हुई है, इसके बाद स्पष्ट किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आए। दोनों ही देशों के जो प्रधान है वो दोनों देशों को रणनीतिक साझेदारी की एक नई दिशा में ले जाने के लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध नजर आते हैं। हम यदि साइप्रस के राष्ट्रपति की ओर देखें तो वे बहुत साफ तौर पर इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो या जिस प्रकार की परिस्थितियां पाकिस्तान उत्पन्न करता है भारत के लिए, साइप्रस बहुत मजबूती से भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो उन्होंने एक तरह से अश्योर किया भारत को कि हम आपके विश्वास के साझेदार हैं, सहयोगी देश हैं। और भारत की ओर से न सिर्फ इस मेहमान नवाजी के लिए साइप्रस के प्रधान को शुक्रिया अदा किया गया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उनको भारत आने का न्योता दिया है और इस बात पर बल दिया कि दोनों ही देशों के बीच की जो विचारधारा है, जो दोनों ही देशों की जो वैचारिकी है, वो उसमें समानता है और दोनों ही देश वैश्विक शांति और सुरक्षा चाहते हैं। विशेषकर पश्चिम एशिया में जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, यहाँ शांति हो, यहाँ सुरक्षा हो, इसको लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बात की। और कैसे हम चर्चा कर रहे थे कि चाहे रक्षा सहयोग का क्षेत्र हो, क्लाइमेट जस्टिस की बात हो, नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो, आर्थिक साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने की बात हो, हमारे सॉफ्ट पावर को लेवरेज करते हुए पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को बेहतर बनाने की बात हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम ट्रेड की हम बात कर रहे थे। तो ये तमाम अब वो क्षेत्र हैं जिसमें दोनों ही देश साथ में मिलकर के एक रणनीतिक साझेदार के रूप में आगे बढ़ने के लिए मुझे तत्पर दिखाई पड़ते हैं। तो बड़ी बातें हमारे सामने आई, महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आए और साइप्रस की ओर से हमें कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंसी नजर आती है कि तुर्की के द्वारा जिस प्रकार से साइप्रस की जो शांति और सुरक्षा में एक व्यवधान पैदा किया गया है, वहां पर साइप्रस ये देखता है लगातार कि भारत एक सहयोगी के रूप में खड़ा रहे और भारत ने इस चीज का आश्वासन भी दिया है, इस बात का आश्वासन दिया है। और वहीं भारत इस बात की अपेक्षा साइप्रस से करता है कि जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को सहयोगी देशों की आवश्यकता हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देशों की आवश्यकता हो, तो साइप्रस साथ में खड़ा हो, जिसका कि आश्वासन साइप्रस ने दिया है। बड़ी विन विन सिचुएशन मुझे इस वक्त ममता जी नजर आती है। तो चाहे द्विपक्षीय आप दृष्टि से देखें, नेशनल इंटरेस्ट मतलब यूनिलैटरल दृष्टि से देखें को सिक्योर करने की बात हो, आप बहुपक्षीय दृष्टि से देखें तो यहां पर मुझे बहुत सारे संभावनाओं के द्वार खुलते हुए नजर आते हैं। और यूरोपियन यूनियन के अगले प्रेसिडेंट के रूप में भी मैं साइप्रस को देख रही हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जब प्रेसिडेंसी साइप्रस को मिलेगी तो आने का न्योता मिला है। तो निश्चित तौर पर ये सब देखना बड़ा सुखद दिखाई पड़ता है। विश्वसनीय साझेदार के रूप में साइप्रस हमारे साथ जुड़ा होगा और इस बात को लेकर साइप्रस की ओर से भी आश्वस्त किया गया है। एक बात जो साइप्रस के राष्ट्रपति के द्वारा अपने संबोधन में कई बार कही गई वो है आईमैक को लेकर, और प्रधानमंत्री ने भी इस बात को लिखा है कि कैसे मोबिलिटी एग्रीमेंट पर दोनों देश काम करेंगे, डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी पर भी काम किया जाएगा। आईमैक यानी संपर्क भारत के साथ हमारा हो पाएगा जब आईमैक क्रियान्वित हो जाएगा। इसकी महत्ता यह भी दिखाती है कि कनेक्टिविटी को लेकर दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। निश्चित तौर पर हमने इस बिंदु पर भी चर्चा की थी कि हम साइप्रस की दृष्टि से देखें कि साइप्रस क्या चाहता है। साइप्रस एक मैरीटाइम हब बनना चाहता है, साइप्रस टूरिज्म का एक हब बनना चाहता है। साइप्रस अपनी जो उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझता है। हमारे लिए यूरोप का प्रवेश द्वार तो है ही। साइप्रस के प्रधान ने इस बात को भी साझा रखा कि 3 महासागरों से घिरा हुआ द्वीपीय देश है, तो अपनी जो संभावना है उनको अब आगे ले जाना चाहता है, उनको वो असलियत का जामा पहनाना चाहता है। इसलिए जब आईमैक की बात आती है तो ममता जी ये सिर्फ एक कनेक्टिविटी की बात नहीं है, फिर ये है कि अलग अलग माध्यमों से आपस में ये तमाम लाइक माइंडेड नेशंस जुड़े, न सिर्फ सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बनाए, इसके माध्यम से नवाचार को भी एक प्रमोट किया जाए, आवागमन के जो साधन है उनको और सुगम बनाया जाए। इसी दृष्टि से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भारत और साइप्रस के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट की बात कही। तो चाहे मैरीटाइम रूट हो, चाहे सड़क का मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, इसके माध्यम से कैसे ये जो पूरा एक इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं जिसमें यूरोप की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है, और अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो कैसे तमाम द्वीप कैसे तमाम कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है देखना कि भारत और साइप्रस की साझेदारी। चाहूंगी इस मोर्चे पर भी कि दोनों देशों ने एक दूसरे के कंसर्न्स को साझा तौर पर सामने रखा है। आतंकवाद के मोर्चे पर जिस तरीके से खुलकर साइप्रस के राष्ट्रपति ने शब्दों का चयन किया और खुलकर अपनी बात बोली कि हम भारत के समर्थन में खड़े हैं, ये बहुत मुखरता से कही गई आवाज दिख रही थी कि सबको सुनाना चाहते हैं वो कि साइप्रस आतंकवाद के विरुद्ध एक मुखर आवाज की तरह भारत के साथ खड़ा है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था और आपने गौर किया होगा, उन्होंने जब अपना ये बिंदु रखा तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक बार फिर इस बात को स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में या जिस तरह का हमला पहलगाम में भारत में हुआ, तो उसके खिलाफ साइप्रस दृढ़ता से भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो एक बार फिर से उनका ये आशय रहा कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, तब भी साइप्रस की ओर से इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आए थे, इस तरह की बातें आई थी कि साइप्रस की सरकार ऐसी घड़ी में भारत के साथ है और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे करके आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको भारत ने और उसको शक्ति ऐड की है और इसमें साइप्रस भारत के साथ है। तो आज उसी बात को इस एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर रख करके साइप्रस के प्रधान ने इसी बात का संदेश दिया है कि चाहे वो भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो या पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकवाद को आगे बढ़ाते हैं उनको कंडेम करने की बात हो, साइप्रस भारत के साथ बहुत ही सुदृढ़ता के साथ खड़ा हुआ। जी बिल्कुल। इसके अलावा तमाम अन्य क्षेत्रों में बात हुई है, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, क्लाइमेट जस्टिस की बात, रिन्यूएबल एनर्जी की बात, यानी ऐसे विस्तृत क्षेत्र को रेखांकित कर लिया गया है जहां दोनों देश आगे बढ़कर काम करने का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंशु जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री के इस साइप्रस दौरे से जुड़ी सारी जानकारी आपको हम लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।